वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु न्यूटन। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और वैसे तो सारे ही टॉपिक फिजिक्स में कहें तो हम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें तो उनकी इंपॉर्टेंस अलग है। जैसे कि जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं दैट इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम आप जिसको कहते हैं। अब आप कहेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम गॉस लॉ क्यों यूज करते हैं, किन कंडीशंस में हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। तो आइए थोड़ा सा आपको मैं एक रिव्यू देता हूं कि जनरली हम इसको यूज करते हैं। अब टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम कहें कि कोई चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज और ये एक पॉइंट पर रखा गया है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट P पर, सपोज ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो अब ये P पॉइंट का कोई ना कोई तो पोजीशन वेक्टर होगा ही होगा। हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर हमारा R हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने को कहा जाता है तो कूलम्स लॉ में आपको सिंपल बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू दैट इज योर F अपॉन Q नॉट। अब इलेक्ट्रिक इसमें कूलम्स लॉ का भी यूज आ जाता है। अब हम कहें यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर हमारा मैग्नीट्यूड Q है, तो दूसरा चार्ज कहां है, तो आपसे यहां पर जैसे कहा जाता है Q नॉट। जी हां, ये Q नॉट क्या है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किस चीज के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, Q नॉट इज योर टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज बोलते हैं तो टेस्ट चार्ज की इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है, वैसे तो आप कहेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, और कितना छोटा होता है कि जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है उसके कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाता है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि अगर आपको फोर्स निकालना होता है कूलम्स लॉ से, तो आप इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालते, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज Q नॉट ओवर R स्क्वायर। इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कूलम्स लॉ बहुत सिंपल है हमारा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस बीच में कितना हो गया, R पोजीशन वेक्टर दिखाया है तो R का मॉड आपने ले लिया, इट इज योर डिस्टेंस। तो अगर यहां पर आप E निकालेंगे, E इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर मॉड। अब आप कहेंगे कि, और यहां पर एक चीज और आपके साथ में है, यहां पर आपने लिखा था जैसा कि डेफिनेशन वाइज आपको दिया गया है कि E इज इक्वल्स टू F ओवर Q नॉट, तो आप इसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे। सिंपल आपका क्या आ जाता है कि दिस E इज इक्वल्स टू, अब इस वैल्यू को आप K भी ले लेते हैं तो हम जनरली बोल देते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। अब जनरली जो हम यूज करते हैं ना गॉस लॉ का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इससे भी निकाल पा रहे हैं, नहीं, यहीं पर एक हमारा डाउट जो आपको क्लियर करना है कि ये जो हमारा कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज फॉर पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। अब एक्सटेंडेड चार्ज भी तो हो सकता है। पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ बहुत छोटा चार्ज। अब एक्सटेंडेड मतलब आपने किसी एक प्लास्टिक की रॉड पर चार्ज दे दिया तो उसको तो आप पॉइंट नहीं मान सकते, पॉइंट चार्ज। आपने कोई स्फेरिकल शेल है उसको चार्ज दे दिया तो उसको भी आप नहीं मान सकते कि ये भी पॉइंट चार्ज है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें जिस रूल को यूज करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, किस कंडीशन में, एक्सटेंडेड चार्ज। मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज में आपका कौन से चार्ज आ गए, सपोज आपसे कह दिया कि एक कोई हमारा वायर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी चार्ज है उसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड योर लाइन चार्ज। अब अगर कोई एक सरफेस है मानकर चलते हैं, अब सरफेस पर भी आपने क्या कर दिया, एक कोई चार्ज दे दिया, सपोज कोई एक प्लास्टिक की शीट है उसको आपने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज।
तो अब ये पूरा चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब इसको भी आप पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, तो ये क्या हो गया, इट इज अ सरफेस चार्ज। लाइन चार्ज, लाइन मींस आपने लाइन चार्ज उसको मानेंगे थिन वायर। अब थिन वायर हम किसको मानते हैं, थिन वायर आप कह सकते हैं कि जिसका रेडियस बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। अब अगर सपोज इसकी लेंथ L है, अब थिन वायर है तो उसका रेडियस बहुत कम होगा, तो उस कंडीशन में आप इसे लाइन चार्ज मानेंगे। अब आप इसको कहा आपने सरफेस चार्ज, जैसे आप कहते हैं थिन शीट। अब थिन शीट क्या हो गया, थिन शीट की हम बात करें तो थिकनेस लिया जाएगा इसमें। जैसे आपका पेपर है, कॉपी का एक पेपर है या बुक का कोई पेज है, तो उसको आप क्या लेंगे कि उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड इट इज ऑल्सो वेरी लेस एज कंपेयर टू द ब्रेथ। तो ऐसी कंडीशन में ये थिन शीट आ गया। अब इस पर भी चार्ज हमारा स्प्रेडेड है। अब चार्ज स्प्रेड है तो आप इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, या आपने कोई एक स्फेरिकल शेल ले लिया। अब इस पर भी हमारा पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म होगा, और ये कैसा है, इट इज सपोज अ स्फीयर, हम इसको एक स्फीयर मान लेते हैं। अब ये सॉलिड हो गया, तो ये 3 डायमेंशनल है। अगर 3 डायमेंशनल है तो यहां क्या कहोगे आप, इट इज योर, अब यहां पर देखिए एक नई टर्म और आ जाता है जिसको आप कह देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं इसलिए इन टॉपिक में आपको समझा रहा हूं क्योंकि जब हमें यूज करना है गॉस लॉ का, तो हम डायरेक्टली गॉस लॉ को यूज नहीं समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि गॉस लॉ को हम यूज कहां करते हैं। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए हमारे लिए कि हम किस जगह पर गॉस लॉ को यूज करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब इसको आप डिनोट कर देते हैं जनरली लैम्डा से, एंड इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम जनरली बोल देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर हम इसी तरह से किसी थिन शीट पर दे देते हैं तो थिन शीट के लिए हमारा क्या आ जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात करेंगे तो हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसको करते हैं सिग्मा से। एंड द सेम इट इज Q ओवर A, मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसी तरह से अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो हम इसको रो से डिनोट करते हैं, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब यहां पर हम ये 3 टर्म्स हम और साथ के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया कि हमें इनका यूज करना पड़ेगा। किस कंडीशन में थिन शीट मानेंगे, किस कंडीशन में लाइन चार्ज मानेंगे, ये भी समझ लीजिए आप लोग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि गॉस थ्योरम क्या है। समझते हैं गॉस थ्योरम के बारे में कि एग्जैक्टली गॉस थ्योरम क्या है। अब हम गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पर आते हैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमसे कहता है कि दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Net charge enclosed by the surface. अब जैसे कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपके लिए ये टर्म क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसको कहते हैं। और यदि आपको कुछ डाउट है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एरिया वेक्टर के ऊपर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। वो वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ये फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट है और जो मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, अगर वो तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस।
अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया जाता है, इट इज ई डॉट ए। अब ए क्या है? ए हो जाता है एरिया वेक्टर। मैं इसी एरिया वेक्टर के बारे में आपसे बात कर रहा था, क्योंकि बच्चों को कभी कभी एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वहां पर उन्हें आगे की चीजों को समझने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस पर मेरा एक दूसरा वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है, आगे चलते हैं इसी चीज पर। तो ई डॉट ए इज व्हाट? अब मैं यहां पर एक डायग्राम की हेल्प से आपको शो करके दिखाता हूं कि ई डॉट ए। अब क्लोज सरफेस पे अगर हम बात करेंगे, अब सपोज मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी हमारा एक चार्ज प्लेस्ड है, दिस चार्ज इज क्यू। अब इसके चारों तरफ आप जो क्लोज सरफेस मानेंगे वो सरफेस कैसा होगा? जनरली आप यहां पर लेते हैं एक ऐसा सरफेस, देखिए मैंने यहां पर माना हुआ है कि ये हमने एक सरफेस ले लिया। अब अगर इसके चारों तरफ क्लोज सरफेस होगा तो जनरली स्फीयर की कुछ शेप में होगा, 3D की शेप में अगर आप देखें। तो अगर हम ये माने कि इस पर्टिकुलर सरफेस पर एक छोटा सा हम एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लें। अब ये एरिया आपने मान लिया इट इज डी ए, और यहां से डिस्टेंस है इसका, अगर आप कहें तो रेडियस को मान सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, जिस जगह पर आपने डीए लिया हुआ है, तो डीए आप कहां कंसीडर करते हैं? ऑन द क्लोज सरफेस। अब अगर हम क्लोज सरफेस पे डीए को कंसीडर करते हैं तो इस जगह से फ्लक्स भी हमारा, हम टोटल फ्लक्स तो नहीं जाएगा, यहां से कितना फ्लक्स जाएगा? जितना आप एरिया लेंगे, और आपने यहां पर जो एरिया लिया हुआ है इट इज वेरी स्मॉल, तो डीए एरिया इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर आप इसको कहेंगे, अब एंगल की बात आ जाती है, डॉट प्रोडक्ट है। तो आप यहां देखिए, अगर देखेंगे तो जो हमारा रेडियस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप देखें कि रेडियस ये डायरेक्शन जा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? इट इज रेडियली आउटवर्ड। और डीए की डायरेक्शन क्या है? ये भी बाहर की तरफ है। तो यहां अगर आप देखते हैं तो आप यहां पर ये कहेंगे कि इट इज ई मॉड डी ए मॉड। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है? एंगल इज 0, तो इट इज कॉस 0। तो डी फाई ई निकलकर हमारे लिए कितना आ जाता है? डी फाई ई इज ई डी ए, अगर हम यहां पर बात करें, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाता है। मैं यहां पर आपको शो भी कर देता हूं, चलिए, कि cos 0 इज इक्वल्स टू 1। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये हमसे क्या बोल रहा है? अब यहां पर इस स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो यहां आपसे ये कहा जा रहा है कि थ्रू अ क्लोज सरफेस phi e is equals to q upon epsilon नॉट। ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया किस चीज के लिए? फॉर योर गॉस थ्योरम। अगर हम गॉस थ्योरम के मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जी समझिए इस चीज को अच्छी तरह से कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा था किस चीज के लिए, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी मैं किस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमसे क्या बोल रहा है? फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम ये कैसे मानेंगे फाई ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि जो हमने डीए वेक्टर लिया हुआ है वो कहां लिया हुआ है? सरफेस पर लिया हुआ है। और यहां से जो हमारा पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस इसका क्या है? इक्वल टू इट्स रेडियस, क्योंकि हमने किस चीज को माना है? हमने स्फीयर को माना है क्लोज सरफेस। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि डी फाई ई, देखिए मैं इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। अब ई क्या है? अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पर कितना होता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एंड इट इज डी ए। तो अभी ये क्या हो गया? ये हमने ई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है। यहां पर जो हमारा ई का मैग्नीट्यूड था हमने उसको सब्सटीट्यूट किया है। अब ये फ्लक्स हमें कहां पर निकल कर आ रहा है? ये फ्लक्स निकल कर आ रहा है इस पर्टिकुलर डीए पर।
अब अगर मैं कहूं तो ऐसे बहुत सारे हमारे एरिया एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। अब ये पूरी सरफेस है, इन सब जगह क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स, और सभी जगह आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रख दें किसी भी चार्ज के पास में, सपोज आपसे कहा जाए कि मैंने एक चार्ज ये Q है प्लस का और इसके सामने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, अब इसका मूवमेंट किधर होगा, ये ऊपर तो नहीं जाएगा ना इस डायरेक्शन में, ना ही ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, सीधा इधर चला जाएगा। तो इसी को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो अभी हम यहां पर बात करेंगे कि डी फाई कितना निकल कर आ गया हमारे लिए, डी फाई इज दिस। अब डी फाई किससे निकला, ये भी डी ए वैक्टर है, ये भी डी ए वैक्टर, तो ऐसे ना जाने कितने सारे हम छोटे छोटे एरिया वैक्टर्स ले सकते हैं सरफेस पर, और इन सबको हम सम अप कर दें। सम अप करने का मतलब क्या आ जाता है, सीधा सा मतलब आ जाता है इंटीग्रेशन। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स इज योर फाई ई एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अब आप इसी चीज को इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब कैसा इंटीग्रेशन, इट इज टोटल इंटीग्रेशन। देखिए सिंबल जो मैं बना रहा हूं, इट इज द टोटल इंटीग्रेशन। तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाई आर स्क्वायर एंड डी ए। अब इसमें इंटीग्रेबल पार्ट कौन सा है जो सम अप हो सकता है, दैट पार्ट इज डी ए, ये वाला पार्ट है आपका। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, मैं एक ही लाइन में यहां आपको समझा रहा हूं, इट इज फाई ई इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगा इस r डिस्टेंस पर, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, इट इज कांस्टेंट एट दिस पॉइंट। अब इट इज Q बाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन किसका किया, इट इज ऑफ डी एंड दिस इज द टोटल इंटीग्रेशन, साइन ऑफ टोटल इंटीग्रेशन। अब टोटल एरिया कितना होगा, थोड़ा सा बस और इस चीज को समझते हैं, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो ऐसे डीए वाले कंपोनेंट्स कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, इन सबको हम क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं। तो ये चीज निकलकर कितना आ जाता है, टोटल एरिया इज, तो हम यहां पर मेंशन भी कर देते हैं कि टोटल इंटीग्रल ऑफ डी ए इज 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसी चीज को ध्यान रखना है कि इंटीग्रेट हम किसको कर रहे हैं, डी ए को। आगे मैंने बताया था ना कि एक्सटेंडेड चार्जेस में हम इसको यूज करते हैं, तो मैं भी और भी आपको समझाऊंगा कि हम लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं या हम किसी सरफेस चार्ज से कैसे निकालते हैं, और जो आने वाले चैप्टर्स हैं जैसे आपका कैपेसिटेंस, वहां इसका यूज आता है आपको किसका, गॉस थ्योरम का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई आप इसको इजी टॉपिक नहीं लेकर चल सकते हैं, और इसका यूज बहुत वाइड है आगे चलकर। तो जरा थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। 4 पाई इज कैंसिल्ड बाई 4 पाई and r square is cancelled by r, then phi is what, phi is Q by epsilon naught। तो यहां अगर आप देखते हैं तो हमने अपने उस एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लिया जो हमने स्टेटमेंट में कहा है कि दिस टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। तो इस तरह से ये गॉस थ्योरम, और इसका प्रूफ मैंने आपको यहां समझाया कि हाउ टू प्रूव इट, और हम ये देखेंगे और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है तो मैं इसके और टॉपिक्स को दूसरी वीडियो में मैं लेकर जा रहा हूं, और आप चाहें तो आगे के टॉपिक्स के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से अभी भी क्लियर ना हो, तो उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।